Welcome to VS Educational Place BPSC 142 by SV Crazy Hacks। वैश्वीकरण की दुनिया में भारत की विदेश नीति। सेकंड ब्लॉक की 7वीं इकाई है हमारे पास चीन के प्रति भारत की नीति संरचनाएं। इसमें हम चीन के साथ भारत की विदेश नीति कैसी रही इसके बारे में पढ़ेंगे। इसमें एक ही क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, भारत की चीन के प्रति क्या नीति रही, और इसमें हम बाकी के सभी मुद्दों को इसी क्वेश्चन के अंदर पॉइंट बना के लिखने वाले हैं। यानी कि हमारे पास एक ही क्वेश्चन आने वाला है इसमें से, और उसमें से हम बाकी सभी टॉपिक्स को इसके अंदर एज अ पॉइंट लेने वाले हैं। आइए गाइस देख लेते हैं इसको हमें कैसे अटैम्प्ट करना है एग्ज़ाम में। गाइस हम पहले थोड़ा परिचय देख लेते हैं इस चैप्टर का, जिससे हमें थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि हम क्या पढ़ने वाले हैं। आइए गाइस पढ़ते हैं परिचय। भारत और चीन सभ्यताओं का देश है। दोनों राष्ट्रों में ही मध्य 5000 वर्षों से अधिक के अटूट ऐतिहासिक संबंध हैं। सहस्त्राब्द से संस्कृति और आर्थिक आदान प्रदान को साझा करते हुए ये विश्व की विरासत और संस्कृति के प्रमुख स्रोतों में से एक रहे हैं। हिमालय द्वारा विभाजित दोनों देशों की सीमा रेखा का विस्तार 3488 किलोमीटर है। दोनों देश भूटान और नेपाल के साथ सीमा को साझा करते हैं। भारत का यह मानना है कि अक्साई चीन पर PRC का अवैध कब्जा है। अरुणाचल प्रदेश के अधिकांश हिस्से पर चीन और भारत का आपस में विवाद है, पर फिर भी दोनों देश वास्तविक नियंत्रण रेखा का सम्मान करने में सहमत हैं। हालांकि दोनों देशों के बीच के रिश्ते आमतौर पर संदेहपूर्ण रहे हैं। सीमा विवाद उनके बीच में आर्थिक प्रतिबद्धता तनाव संबंधों को जन्म देती है। आधुनिक संबंधों की शुरुआत 1950 से हुई थी, जब भारत ने चीन गणराज्य के साथ औपचारिक संबंधों को समाप्त करने का फैसला किया था। PRC को वैध सरकार के रूप में मान्यता दी थी। सेल्फ रूट के माध्यम से बौद्ध धर्म और व्यापार का व्यापक प्रचार हुआ। अफीम युद्ध 1, अफीम युद्ध 2, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान एम्पीरियल जापान सैन्य विस्तार को रोकना और भारत और चीन दोनों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जवाहरलाल नेहरू ने भी भारत और चीन के बीच मित्रता को बनाने की कोशिश की थी, जिसमें उन्होंने पंचशील के सिद्धांत का नैतिकता के आधार पर कल्पना की थी, एक अच्छे संबंध की। लेकिन तिब्बत के मामले में दोनों देशों के बीच टकराव हो जाता है और नेहरू जी निराश हो जाते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद तो सर्वाधिक सीमा विवाद रहे, जिनके परिणाम स्वरूप भारत से चीन की 3 सैन्य विवाद पैदा हुए। 1962 में चीन भारतीय युद्ध, 1967 में चोल घाट और 1987 में चीन भारतीय झड़प, और फिर से 2017 में डोकलाम पर भी झड़प हुई। इन सब विवादों के बारे में हम डिटेल में इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। भारत की चीन नीति गाइस यही एक इम्पोर्टेंट पार्ट है इस पूरे चैप्टर में। भारत मुख्य रूप से चीन को एक सत्तावादी साम्यवादी विरासत के रूप में देखता है, जो उसके पड़ोसी के साथ सशक्त देश के रूप में प्रगति कर रहा है। चीन एक मजबूत पड़ोसी देश है, पहले से ही एक महाशक्ति के रूप में वैश्विक राजनीति मंच पर विराजमान है। तिब्बत प्रकरण 1962 का युद्ध और विकास पथ दशकों के विपरीत अनुभव के भारत के दृष्टिकोण में बदलाव आया है। एक विश्वसनीय भागीदार की तुलना में एक शक्तिशाली पड़ोसी देश अधिक प्रलक्षित होता है। भारत को प्रतिस्पर्धा, सहयोग, सहसंबंध, सहअस्तित्व और संघर्ष के बहुआयामी आधारों पर चीन के साथ आगे बढ़ने की आवश्यकता है। वैश्विक स्तर पर भारत को बढ़ते कद को देखते हुए अपेक्षा की जाती है कि चीन भी भारत को एक शक्ति के रूप में स्वीकार करेगा। चीन एक मजबूत सैन्य और राजनीतिक शक्ति के रूप में उभरा है। भारत की तुलना में राजनीतिक और सैन्य दोनों में ही सशक्त है। भारतीय चीन चालों से प्रगत, सजग और सतर्क रहने की आवश्यकता है। दोनों देश विकास के संसाधन बहुत अधिक निर्भर हैं।
एक दूसरे के विकास साधनों पर अधिक निर्भर हैं। सुरक्षा की दृष्टि से चिंता रहती है भारत को चीन की ओर से। चीन भारत के लिए सैन्य के अतिरिक्त राजनीतिक, आर्थिक और रणनीतिक रूप से भी कई चिंताओं और चुनौतियों को उत्पन्न करता रहता है। तिब्बत का मुद्दा भी एक इसमें इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। भारत ने 1950 में पीआरसी के साथ राजनयिक संबंध स्थापित किए। चीन कम्युनिस्ट पार्टी के अध्यक्ष मियाओ ते तुंग ने तिब्बत को पीआरसी का एक अभिन्न अंग माना। अध्यक्ष मियाओ ने तिब्बत पर भारतीय चिंता को पीआरसी के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप की अभिव्यक्ति के रूप में देखा। 1950 में हथियार के बल पर तिब्बत को पुनः नियंत्रण कर स्थापित कर लामावाद और सामंतवाद को समाप्त कर दिया। पीआरसी को असंतुष्ट न करते हुए नेहरू ने चीन नेताओं को सूचित किया कि पारंपरिक व्यापार के आधार के जारी रखने के सिवाय तिब्बत मुद्दों पर भारत की कोई राजनीतिक और क्षेत्रीय महत्वाकांक्षा नहीं है। भारतीय समर्थन के साथ तिब्बती प्रतिनिधि 1951 में पीआरसी के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसमें पीआरसी की संप्रभुता को मान्यता देते हुए यह गारंटी दी गई थी कि तिब्बत की मौजूदा राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्था जारी रहेगी। मार्च 1959 में तिब्बत के आध्यात्मिक और लोकात्मिक प्रमुख दलाई लामा ने धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश में के लिए शरणार्थी की मांग की, जहां उन्होंने निवासरत तिब्बतीय सरकार की स्थापना की। हजारों की संख्या में तिब्बती शरणार्थी हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक में बस गए। पीआरसी ने भारत पर तिब्बत सहित पूरे हिमालयी क्षेत्र में विस्तारवाद और साम्राज्यवाद का आरोप लगाया। सीमा मुद्दा। भारत और चीन के बीच सीमा विवाद होते रहते हैं। 20 अक्टूबर 1962 को भारत और चीन के बीच सीमा में युद्ध हुआ, जिसमें भारतीय सेना की हार हुई थी। पीआरसी ने भारतीय सेना को असम के मैदान में 48 किलोमीटर तक पीछे धकेल दिया था, जिसमें इन्होंने लद्दाख की अक्साई चीन और डेमचोंग क्षेत्र के रणनीतिक बिंदुओं पर कब्जा कर लिया था। चीन का दावा है कि अपने विवादित नियंत्रण रेखा के 20 किलोमीटर पीछे हट गया था, लेकिन भारत इस वादे से असहमत था। 1960 से लेकर 1970 तक पीआरसी और भारत के बीच के संबंध बिगड़ गए थे। चीन और पाकिस्तान के संबंध सुधर गए थे। चीन और सोवियत संघ के साथ भी बिगड़ गया था और पीआरसी ने पाकिस्तान का समर्थन किया था। भारत और चीन दोनों कोलंबिया के प्रस्ताव पर सहमत हुए। 1967 में सिक्किम में उनकी विवादित सीमा पर भारतीय और चीनी सैन्यों के बीच संघर्ष हुआ। इससे पहले नाथू ला झड़प के करार कर दिया गया, फिर दूसरे को चोला झड़प कह दिया गया था। सितंबर 1967 में चीन और भारतीय सेनाओं नथुला में भिड़े, जहां 11 सितंबर को चीन सैनिकों और भारतीय सैनिकों की टुकड़ी चीन के सैनिकों ने भारतीय सैनिकों पर गोलियां चला दी थी, जो कि इंजीनियरिंग कंपनी की रक्षा के लिए तैनात थे। ये अगले 5 दिनों में बढ़ गए। भारतीय और चीन सेनाओं के मध्य भारी तोप और मोर्टारों की गोलीबारी हुई। 62 भारतीय सैनिक मारे जाने की खबर आई। भारत और चीन सेना फिर से भिड़ गई 10 अक्टूबर 1967 को, जो चोल कांड में दोनों पक्षों की भारी गोलाबारी हुई और दोनों पक्षों के लोगों की जान चली गई और कई घायल हो गए। भारत ने अगस्त 1971 में सोवियत संघ के साथ शांति और मित्रता और सहयोग की संधि पर हस्ताक्षर किए। चीन ने इसकी कड़ी निंदा की। पाकिस्तान की ओर से हस्तक्षेप करने की कोई धमकी नहीं आई। सीमा विवाद सहित अन्य द्विपक्षीय मुद्दों मुलाकातों का सिलसिला जारी रहा।
1977 में प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के नेतृत्व में भारत और पीआरसी के बीच के संबंधों को सुधारने की कोशिश की गई, नए सिरे से शुरू करने की कोशिश की गई। इस प्रयास में 1978 में भारतीय विदेश मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने बीजिंग की एक ऐतिहासिक यात्रा की। दोनों देशों ने 1989 में एक आधिकारिक तौर पर राजनयिक संबंधों की स्थापना की। तिब्बत के पवित्र कैलाश पर्वत और मानसरोवर झील को भारतीय तीर्थयात्रियों के लिए प्रतिवर्ष खोलने का निर्णय किया। 1980 में इंदिरा गांधी ने वास्तविक नियंत्रण रेखा के आसपास बलों की तैनाती और वहां के विकास की योजनाओं को मंजूरी दे दी। चीन सैनिक घाटी में और आगे ना बढ़ सके, इसके बजाय उसी घाटी से हटने को मजबूर होना पड़ा। भारत और पीसिया ने दिसंबर 1981 को नवंबर 1987 के बीच के दौर में 8 दौर की सीमा वार्ता आयोजित की गई। इस प्रकार की 1986 से 1987 तक की वार्ताओं से कुछ भी हासिल नहीं हुआ। 1988 में राजीव गांधी चीन की ऐतिहासिक यात्रा की। दोनों पक्षों ने संयुक्त बयान और पंचशील के आधार पर मैत्रीपूर्ण संबंधों को बनाने के ऊपर बल दिया। निरपेक्ष और तार्किक समाधान जो दोनों पक्षों को पारस्परिक रूप से स्वीकार्य थे, इसमें दोनों देश सहमत हो गए। राजीव गांधी ने विज्ञान प्रौद्योगिकी सहयोग, सीधे विमान सेवा संपर्क स्थापित किए, सांस्कृतिक आदान प्रदान संबंधित द्विपक्षीय समझौतों पर हस्ताक्षर किए। पीसीआर मुख्य ली पेंग ने 1991 में भारत यात्रा की। भारतीय राष्ट्रपति आर वेंकटरमण की चीन यात्रा भी हुई। 6 दौर की वार्ता दिसंबर 1988 और जून 1993 के बीच संपन्न हुई। दोनों संस्थान भारत आरओसी संबंधों को सुधारने की दिशा में कार्य करते हुए 1950 में भारत द्वारा बीजिंग को मान्यता देने के बाद से तनावपूर्ण बने रहे। परमाणु परीक्षणों के कारण भारत चीन के संबंध निम्न स्तर तक पहुंच गए और भारत के परमाणु परीक्षणों और परमाणु क्लबों के प्रवेश सबसे प्रबल अंतर्राष्ट्रीय आलोचकों में से एक चीन रहा। 2006 में दोनों देशों ने एक महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसमें ओएनजीसी विदेश लिमिटेड और चाइना नेशनल पेट्रोलियम कॉरपोरेशन बड़ी एवं महत्वपूर्ण की परियोजनाओं के संयुक्त रूप से बोली लगा सकें। जो चीन और भारत के बीच 2006 में व्यापार के नाथुला दरारें को फिर से खोला, जो कि 44 सालों से बंद थी। इसके बाद आर्थिक अलगाव कम हुआ। कश्मीर में उसके 38,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में चीन ने कब्जा कर लिया। भारतीय राज्य अरुणाचल प्रदेश के दावे को लेकर मौखिक विवाद हुआ, जब चीन का कहना था भारत स्थित पूरा अरुणाचल प्रदेश उसका एक भाग है। 2009 में एशियाई विकास बैंक ने औपचारिक रूप से अरुणाचल प्रदेश को भारत का हिस्सा मानते हुए विकास परियोजना के लिए भारत को ऋण देने की परमिशन दे दी थी। इससे पहले एडीबी पर चीन ने कर्ज रोकने का दबाव बनाया, लेकिन भारत ने अमेरिका और जापान की हेल्प लेके कर्ज हासिल करने में सफल रहा। 2017 में निर्माण वाहनों और सड़क निर्माण उपकरणों से चीन सैनिकों ने डोकलाम में दक्षिण की ओर मौजूदा सड़क का विस्तार करना शुरू कर दिया, जिस पर चीन और भूटान दोनों का दावा है। 2017 में लगभग 217 सैनिकों ने हथियार और दो बुलडोजरों के साथ चीन सैनिकों को सड़क बनाने से रोकने के लिए डोकलाम में प्रवेश किया। इसको चीन ने भारत की अवैध घुसपैठ का आरोप लगाया। भारत ने चीन पर 2012 में त्रिजनसीय सीमा पर दोनों सरकारों के बीच वार्ता करने का फैसला किया।
14 जुलाई 1917 को चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने दावा किया कि चीन सैनिकों ने अपनी स्वयं की इच्छा से भारतीय क्षेत्र में घुसपैठ नहीं की थी। 21 जुलाई 2017 को सुषमा स्वराज ने कहा कि बातचीत के लिए भारत और चीन दोनों को अपने सैनिकों को वापस लेना चाहिए। इसके अलावा 2019 में पीएम मोदी के अरुणाचल प्रदेश यात्रा पर भी आपत्ति जताई। चीन ने अगर भारत परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह में प्रवेश करना चाहता है तो एनटी पर हस्ताक्षर करे। दूसरा, चीन ने समर्थन किया पाकिस्तान का पुलवामा हमले में जब भारत ने पाकिस्तान के जैसे मोहम्मद अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद घोषित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र में प्रस्ताव दिया था तो चीन ने इस प्रस्ताव को भी रोक दिया। भारत चीन आर्थिक संबंध। भारत और चीन के मध्य व्यापार और आर्थिक संबंध पिछले कुछ वर्षों से तीव्र वृद्धि देखी गई है। 2000 में ये व्यापार मात्र 3 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। इसके बाद 2008 में ये 51.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया। इसके साथ ही अमेरिका को पीछे छोड़ते हुए चीन अब भारत का सबसे बड़ा वस्तु व्यापार भागीदार बन गया है। 2011 में द्विपक्षीय व्यापार 73.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर सर्वकालीन उच्च स्तर पर पहुंच गया। इसके साथ ही चीन के साथ भारतीय व्यापार घाटा बढ़कर 47.68 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया। 2016 में चीनी उत्पादों के लिए 7वां सबसे बड़ा निर्यात भारत था, जबकि चीन को निर्यात करने वाले देशों में भारत का स्थान 27वां था। 2017 के पहले 8 महीनों में भारत चीन व्यापार 51.11 अरब अमेरिकी डॉलर पहुंच गया था। चीन के साथ भारत का 61 अरब डॉलर का व्यापार घाटा कम होने से इनकार कर रहा है, क्योंकि भारत का अधिकतर विनिर्मित वस्तुओं के निर्यात में असमर्थ होने के कारण चीन के साथ भारत का व्यापार घाटा 61 अरब के स्तर से भी कम हो ही नहीं पा रहा। 2017 में भले ही केवल 2 बिलियन डॉलर का चीनी एफडीआई था, परंतु भारत के लिए चीनी निवेश स्वागत योग्य है। अपार संभावनाएं हैं, व्यापारिक भागीदारी है क्योंकि एक दूसरे के पूरक हैं। दोनों देश, भारत सॉफ्टवेयर और औषधि क्षेत्र में सूचना प्रौद्योगिकी सेवाओं के लिए विशेषज्ञ प्राप्त कर रहा है, जबकि चीन इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर और बुनियादी ढांचे के निर्माण में विशेषज्ञता प्राप्त कर रहा है। भारत का सबसे बड़ा व्यापार साझेदार चीन है। द्विपक्षीय व्यापार 2008 में 38 अरब डॉलर था, बढ़कर 2016-17 में 72 अरब डॉलर तक पहुंच गया, जबकि 2017 से लेकर जनवरी 2018 तक 73 अरब डॉलर तक होने की सूचना है। 84.8 अरब डॉलर का कुल भारतीय व्यापार और व्यापारिक घाटा 51.72 अरब डॉलर था। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। 2017 में अपने पहले सम्मेलन में राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को सदी की परियोजना के रूप में घोषित किया था। इसमें विश्व के 60 से भी अधिक देशों ने बुनियादी ढांचे का उद्देश्य था, जिसमें निवेश के लिए खरबों डॉलर को साकार करना था। रूस से लेकर तुर्की से लेकर ईरान से लेकर म्यांमार और थाईलैंड तक बिना प्रभावशाली शक्ति के सहारे बहुआयामी सिल्क रोड का पुनरुत्थान एशिया के अतीत की वापसी का प्रतीक है, जो विभिन्नताओं की विशेषता है, प्रभुत्व का नहीं। एशिया में 5 बिलियन लोग हैं, जिनमें से 3.5 बिलियन चीनी नहीं है। भारत को इस पर हस्ताक्षर कर देने चाहिए थे, क्योंकि 2017 में ये सोचना बहुत कठिन था, क्योंकि चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा को पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर से होकर गुजरना था। Thank you for watching. Please guys, like, subscribe and share.